मानना है कि शिक्षित समाज से ही स्वस्थ और संगठित समाज की रचना होती है। शिक्षा किसी भी समाज के को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। हमारा देश 74 वर्ष हो गया आजाद हुए, 74वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आजादी की। आज हम जानेंगे 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख ऐसे क्या बदलाव रहे जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल दिया। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविद अभिषेक खरे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, हम जानना चाहते हैं कि 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से बड़े बदलाव रहे जिसको लेकर के हमारे देश में काफी परिवर्तन आया शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में। एक प्रमुख बदलाव जो आजादी के पूर्व बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था वो था एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय, और उसने आधारशिला रखी भारत में प्रमुख रूप से मॉडल स्कूल, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज की, इसके बाद हमारे यहाँ जो शिक्षा निदेशालय है इसे बनाने की, तो वो सब आजादी के पहले की बात है। लेकिन जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था डेवलप हुई है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले और जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसका काफी योगदान रहा। इसके बाद भी समय समय पे आजादी के पूर्व काफी मिशन आए, काफी कमीशन आए शिक्षा से जुड़े हुए। लेकिन हम अगर मूल रूप से बात करें तो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का जो आजादी के बाद आरंभ हुआ है, सबसे पहले हमारे यहाँ राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था 1948-49 में, जो कि भारत को प्रमुख रूप से यूनिवर्सिटी शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, उसमें सुधार के लिए बनाया गया था। राधा कृष्णन आयोग ने हमारे यहाँ आधारशिला रखी प्रमुख रूप से जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता या उच्च शिक्षा में जो आधार बनी है चीजें, वो हमारे राधाकृष्णन आयोग ने। उसके बाद फिर 1953 में एक मुदलियार आयोग का गठन किया गया था जो प्रमुख रूप से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। हिम्मत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हमारे यहाँ कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1964 में, जिसने 1968 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर हमारे यहाँ पहली शिक्षा नीति 1968 को बनाया गया। और अगर इस शिक्षा नीति की जो सबसे प्रमुख बात करें, जो जिसका प्रभाव पूरे देश में रहा, शिक्षा व्यवस्था में रहा, तो वो प्रमुख रूप से है कि इसमें 10+2 जो हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है उसे लागू किया गया। तो ये आधार बना हमारे यहाँ जो स्कूली, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा है उसका, उच्चतम जो हमारे यहाँ माध्यमिक और स्कूली शिक्षा है उसका आधार बन गया। तो पहली शिक्षा आयोग और पहली शिक्षा नीति 1968 में आने के बाद देश में सीरियसली इसके बारे में, शिक्षा के बारे में, इसके विकास के बारे में सोचना आरंभ किया गया। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने 1968 में पहली शिक्षा नीति बना ली, लेकिन हमें दूसरी शिक्षा नीति बनाते हुए 1986 में हमने बनाई। लगभग हमें 20-25 साल, यानी आप सोचिए, फिर लग गए दूसरी शिक्षा नीति बनाने की। तो इसमें काफी समय लग गया, काफी जो डेवलपमेंट होना थे, काफी नई चीजों का विकास होना था, वो नहीं हो पाया। इसमें संशोधन भी किया गया 92 में। लेकिन जो प्रमुख रूप से डेवलपमेंट जो हमारे बेस के साथ होना था, यानी 1947 से लेके 1900 अगले 10 या 20 साल में हो जाना चाहिए था, वो उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाया। ये मुझे थोड़ा सा परेशानी इसमें लगती है। तो दूसरी उपलब्धि है 1986 की शिक्षा नीति में हमने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी है कुछ बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर। तो ये दूसरा उपलब्धता है। तीसरी, 1988 में हमने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया। ये साक्षरता मिशन है, ये बनाया गया था प्रौढ़ शिक्षा के मिशन के लिए। तो वो बहुत अच्छे कार्य हो रहे थे, एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी सोचा जाने लगा। लेकिन अगेन यहां तक भी, इन दो शिक्षा नीति बनने तक भी एक जो बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा के बजट 2.5 से 3% ही रहा। ये शिक्षा का बजट मेरे हिसाब से बढ़ के अब तक 5 या 6% हो जाना चाहिए था, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से विकास करते। जैसे भी आप किसी भी विकसित देश को अगर आप देख लें, चाइना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, या बहुत सारे और विकासशील देश, उन्होंने भी अपनी शिक्षा में 5 से 6% तक टोटल जीडीपी का खर्च किया, जो भारत ने नहीं किया। हम 2.53, 2.53, 3.5% पर ही चलते रहे। तो ये दो चीजें नहीं। फिर इसके बाद आगे जो डेवलपमेंट हुआ, जो मुझे लगता है भारत में क्रांतिकारी बदलाव है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, वो 1995 में आया मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील स्कीम।
नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, यूं तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को याद किया जाता है उनकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के लिए, लेकिन अगर मुझे लगता है कि सही मायनों में उसके अलावा जो उनकी उपलब्धि है, सही मायनों में स्कूली स्तर पर स्कूल के क्षेत्र में बच्चों को बहुत तेजी से स्कूलों से जुड़ने का काम किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही जो मुझे लगता है कि शुरू के अगर हम 30-35 वर्ष की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि रही। क्योंकि उससे पहले क्या था, हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन तो होते थे लेकिन ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। तो मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम ने ड्रॉप आउट रेट को कम किया, स्कूलों से जोड़ने का काम किया, विशेषकर गरीब, पिछड़े और ऐसे क्षेत्र के बच्चे जिनके लिए स्कूल आने का कोई मोटिवेशन नहीं था, वो मोटिवेशन बना। उनके पेरेंट्स को लगा कि चलो इस बहाने हम अगर स्कूल इन्हें भेजते हैं बच्चों को तो हमारी झंझट खाने बनाने की या इनको खिलाने की बच जाएगी। तो ये दूसरी चीज रही। फिर इसके बाद जो मुझे लगता है और बड़ी उपलब्धि है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, वो है सर्व शिक्षा अभियान, जो वर्ष 2000-2001 में लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत जैसे देशों में सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और यहां मैं एक चीज और भी बताऊंगा आपको, शायद आपको याद भी होगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक गाना बनाया था म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान और लॉय ने, स्कूल चले हम। तो वो मुझे लगता है सरकारी क्षेत्र का एक ऐसा पहला गाना था जो लोगों ने गुनगुनाया, जो लोगों ने बोला, और उसकी बहुत अच्छी वीडियोग्राफी भी की गई थी। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि क्यों नहीं सरकारी क्षेत्र में वही ढर्रे वाले गाने बनते हैं, इस तरह के मोटिवेशनल गाने, इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले गाने बनाए जाते हैं जो बच्चे भी जोड़ रहे हैं, बड़े भी जोड़ रहे हैं और गा भी रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है और उसका वीडियो भी बहुत अच्छा बना। तो मुझे लगता है एक वो चीज उपलब्धि रही। इसके बाद फिर जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुए हैं वो आरटी, जो राइट टू एजुकेशन है, वो एक अलग नेक्स्ट उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में। 2009 में हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन दिया गया, इसके लिए बकायदा कानून बना और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें अब नई शिक्षा नीति में से 18 साल तक के लिए अनिवार्य शिक्षा के रूप में बदल दिया गया। सो ये नेक्स्ट उपलब्धि है हमारे यहाँ। और राइट टू एजुकेशन ने निश्चित तौर पे हमारे यहाँ एजुकेशन के बारे में सोचने पर पेरेंट्स को भी मजबूर किया, राज्यों को भी मजबूर किया। केंद्र सरकार ने तो निश्चित तौर पर ये लाए थे। और इसके बाद जो अन्य उपलब्धियां हैं, अब एक्चुअली में जो उपलब्धियां हैं, अब वो हमारी जो नई शिक्षा नीति ये 2020 आई है, इसमें हो सकती है। जो डिक्लेरेशन है, मैं पहले उनकी बात करूंगा जो डिक्लेरेशन की गई है। सबसे पहले तो इसमें यह किया गया है कि इसमें स्कूली शिक्षा को बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर में बदला गया है, 5+3+3+4। तो इसमें जो 5 साल की हमारे यहाँ फाउंडेशन शिक्षा को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी दिशा में स्कूली शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए, ये हमारे बेसिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए किया गया एक बहुत अच्छा कार्य है। फिर विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं, उनको भी बोला गया है कि आप हमारे यहाँ कैंपस खोल सकते हैं भारत में। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि सरकार का उद्देश्य है कि उससे क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। विदेशी जो कॉलेज हैं उनकी निश्चित तौर पर, चूंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, तो फीस भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि ऑटोनॉमी देने की जो बात की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में, कि स्कूल कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो भी एक बहुत अच्छा सोच है। और ज्यादा व्यवसायिक शिक्षा देना भी बहुत अच्छी बात है कि अब व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी और उसके मार्क्स भी उसमें जोड़े जाएंगे। एक और उपलब्धि हो सकती है जो अब होने वाली है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो ये हो सकती है कि जो कॉलेज लेवल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल 3 सालों को बांटा गया है कि अगर आप 1 साल की शिक्षा लेते हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड साल की शिक्षा लेते हैं आप, तो आपको डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा, और फाइनल ईयर भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आदमी का साल बर्बाद नहीं होता, उसे कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी, उसे कुछ ना कुछ फायदा इससे निश्चित तौर पर होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 में काफी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बात कर सकते हैं कि जिसमें उपलब्धि होंगी, लेकिन ये हमें पता चलेगा अगले 2-3 साल में जब इसे हम प्रॉपर लागू करेंगे। तो पहली चीज मेरा यह है कहना कि भारत में रिसर्च से जुड़ी हुई सुविधाएं बहुत कम है। अगर मैं आपको बात करूं विदेशों में, चीन की मैं बात करता हूं, चीन में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे लगभग 1500 पेटेंट फाइल किए जाते हैं। भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे केवल 17 पेटेंट फाइल करना है। इसका मतलब हमारे यहाँ रिसर्च का एनवायरमेंट नहीं है, तो हमें रिसर्च का एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा।
दूसरी जो प्रमुख चीज है कि हमारे यहाँ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें रटने का, चीजों को हम समझने की जगह, क्रिटिकल एनालिसिस करने की जगह हमारे यहाँ बच्चों को रटने पे और मार्क्स लाने पे जोर दिया जाता है। इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में उसे परिवर्तित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो शिक्षा है वो भारत में कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी समवर्ती सूची का पार्ट है। ये राज्य सूची में भी है और केंद्र सूची में भी है। तो इससे होगा क्या कि नई शिक्षा नीति के बहुत सारे शायद जो प्रावधान है वो बहुत सारे राज्य ऐसे लागू ही ना करें। जब उसे लागू नहीं करेंगे तो फिर शिक्षा नीति का फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर भी विचार होना चाहिए कि कुछ प्रावधान तो सरकार की तरफ से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, जो राज्यों को लागू करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि 3 भाषाओं की बात की, तो बहुत सारे राज्यों ने अभी से ही विरोध शुरू कर दिया, तो चीजें वहां पे मुश्किल होंगी। चौथी चीज मेरा एक और कहना है कि भारत में इस समय 28 राज्यों के 28 शिक्षा बोर्ड हैं, और वहां पे जो सिलेबस का स्तर है वो बहुत अलग अलग है। तो उस स्तर को एक करने के लिए मुझे लगता है जैसे सीबीएसई का जो कोर्स है उसे ही पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अलग अलग शिक्षा बोर्ड भले हों, लेकिन सिलेबस का स्तर एक होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो परेशानी है मुझे लगता है वो है हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी पे फोकस करने के लिए स्कूली स्तर पे जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है और जो कंपटीशन आईआईटी या नीट लेवल पे आता है, जो सिलेबस आता है, उसमें मैच नहीं है। वो बहुत ऊंचे स्तर पे आता है, और जो हमारा स्कूल स्तर का सिलेबस है उसी के समकक्ष वो उतना अच्छा नहीं है। किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा निवेश है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश। अगर कोई भी देश शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करता है तो वो उस देश की जीडीपी को बढ़ा देगा, उस देश की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, और उस देश की प्रगति को लगभग 3 गुना कर देगा। तो अगर हम वाकई इस पे सीरियस हैं, जैसे इस शिक्षा नीति में 6% का जीडीपी का 6% रखने की बात कही गई पहली बार, जब तक अब तक हम 2.5%, 3% या 3.5% ही खर्च कर रहे थे। अगर हमने वास्तविक रूप से 6% अपनी जीडीपी का शिक्षा पे खर्च किया, तो आप मान के चलिए अगले 3 साल में, 4 साल में भारत की जो एजुकेशन सेक्टर है वो कहां से कहां पहुंचेगा। एक और चीज है, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम या कोरिया का एजुकेशन सिस्टम या जापान का एजुकेशन सिस्टम से हमें बहुत सारी चीजों को सीखने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है, तो हम क्यों नहीं सीखते। भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है रट्टा मार। चीजों को समझने की जगह रटने पे जोर दिया जाता है, और टीचर भी नंबर उस रटी हुई चीज को बार बार एक सी चीज को देखते हुए कि भैया जो लिखा था, जो पढ़ाया गया वो लिखा उसने कि नहीं लिखा, तो ही हम नंबर देंगे। इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, बच्चे को उसकी किस तरह से वो क्रिटिकल तरीके से सोच रहा है, किस तरह से सोल्यूशन ला रहा है, किस तरह से नई तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है चीजों पे, इस पे जोर देने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में एक और बात कहूंगा, हमारे यहाँ जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, स्कूल कॉलेज स्तर पर कैरियर काउंसलिंग होती ही नहीं है। सो हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज स्तर पे कम से कम EQ, IQ एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट स्कूल कॉलेजों में अनिवार्य बनाना चाहिए, और उसके आधार पर ही बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो हमारे यहाँ है नहीं। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ बड़े स्कूल कॉलेजों ने वो रख दी है व्यवस्था, लेकिन इसे अनिवार्य बनना चाहिए। एक बच्चा कौन सा कैरियर चयन कर रहा है जिसका प्रभाव उसकी पूरी जिंदगी में पड़ने वाला है, उस डिसीजन को करने के लिए उसके लिए ये टेस्ट अनिवार्य, ये टेस्ट आवश्यक बनाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे यहाँ होता है ना सिस्टम में, जैसा न्यूटन ने कहा भी था कि हम बच्चे को मछली को जज कर रहे हैं उसकी उड़ने की क्षमता के लिए, और चूंकि वो उड़ नहीं पा रही मछली, तो हम उसके लिए बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं, उड़ने की क्षमता विकसित करने वाली कोचिंग दे रहे हैं उसको, तो वो कहाँ से सीखेगी। तो यही सिस्टम में हमारे यहाँ परेशानी है कि जो जिस चीज के लिए बेस्ट है बच्चा, उसे उस चीज के लिए उस क्षेत्र में डालिए, वो बेहतर रिजल्ट देगा। अदरवाइज एक अभी हाल में ही एक सर्वे हुआ था, एजुकेशन एक ग्रुप का है, जिसमें बताया गया था कि भारत में 96% लोगों को जॉब इनसेटिस्फैक्शन है, यानी वो काम कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। तो वो क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि हम किसी व्यक्ति को उसके कैलिबर, योग्यता, एटीट्यूड के अनुसार कार्य करने की जगह जिससे पैसा मिल सकता है, जिसकी रेपुटेड नौकरियां होती हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसकी तरफ धकेलते हैं।
तो हमें इन सबसे बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए नई एजुकेशन नीति में नए तरीके से विश्व की प्रमुख जो स्कूली कॉलेज शिक्षा वाले देश हैं उनके मॉडल को अपनाते हुए हमें नई एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसकी शुरुआत नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ हुई है, लेकिन ये वास्तविक रूप से इंप्लीमेंट होगी तो देश निश्चित तौर पर हम अगले 3-4 साल में एक अलग स्तर पर होंगे एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे शिक्षाविद अभिषेक खरे जी। उन्होंने बताया कि 1947 के बाद 2020 तक देश में शिक्षा नीति में कैसे परिवर्तन हुए हैं, एजुकेशन में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तमाम बातों को उन्होंने हमको हमारे दर्शकों को जानकारी दिया।